हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने एक टॉपिक को, एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी इसे एसएसटी के अंदर देखा होगा, सामाजिक विज्ञान के अंदर इसे सुना होगा, समझा होगा, है ना। तो आज से हम इसको बड़े अच्छे तरीके से डील करेंगे। तब क्या होता है यूरोप, क्या होता है राष्ट्रवाद, दोनों को पकड़ते हैं। यूरोप के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है यूरोप? बताइए, यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है ना। जैसे हम लोगों को पता है कि हमारी पूरी पृथ्वी को अगर हम देखें तो टोटल, ध्यान से देखिएगा, ये पूरी पृथ्वी अपने आप में 100% है। तो इस 100% में से 71% क्या है? पानी ही पानी है, वाटर है ना, जल है। और मात्र 29% क्या है? केवल लैंड है। लैंड यानी जमीन है। अब सुनना ध्यान से और समझना। अब 71% पानी है, तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी की एक साइड केवल पानी ही पानी है और 29% जो जमीन है वो केवल एक साइड में है। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, हम लोग ये समझ रहे हैं कि मान लो ऐसा एक घर है, तो घर के अंदर ऐसा नहीं है कि इतना दूर ये कई साइड में क्या है। जैसे मान लो हम पूछे तुमसे कि घर में कितना भाग खाली है, ऐसे समझ लो ये तुम्हारा घर है, ये कमरा है, इस कमरे के अंदर खाली भाग कितना है। तो जाहिर सी बात है, अगर अपना यही कमरा देखा जाए तो इस कमरे के अंदर क्या एक साइड में केवल भरा हुआ है और एक साइड खाली है? नहीं सर, खाली है, भरा हुआ है, खाली है, भरा हुआ है कि नहीं है? यानी कहीं पे डेस्क लगा हुआ, फिर बीच में गैप है, फिर डेस्क लगा हुआ, फिर बीच में गैप है कि नहीं है? समझ आ रहा है? तो खाली और भरा हुआ बीच बीच में दोनों जगहों पे है ना। भरा हुआ यानी डेस्क, फिर खाली, फिर डेस्क, फिर खाली। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, जमीन फिर पानी, जमीन फिर पानी। यानी ये जो 71% पानी है वो एक जगह पे एक और नहीं है, कहीं पे पानी है बीच में, तो फिर वहाँ पे जमीन है, फिर उसके साइड पानी, फिर जमीन, फिर पानी, फिर जमीन। ऐसे पूरी पृथ्वी पे पानी और जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। समझ में नहीं आया? अब ये जो 71% पानी है, चूंकि मैंने बोला ना अलग अलग जगहों पे है, तो इसलिए इसको अलग अलग नाम देने पड़े। एक्चुअल में टोटल पृथ्वी के ऊपर 5 जगहों पे पानी पाया जाएगा और उन 5 जगहों को हम महासागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महासागर। क्योंकि इनकी अलग अलग लोकेशन है तो इसलिए क्या होगा, अलग अलग नाम बनेगा। तो इसका मतलब 71% पानी कितने महासागरों में कन्वर्ट हो गया? 5 महासागरों में कन्वर्ट हो गया। यानी धरती के ऊपर 71% पानी, इसका मतलब 5 महासागर। कौन कौन से हैं बता सकते हैं? बिल्कुल सर, पहला नंबर पे आता है प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन। दूसरे नंबर पे कौन सा महासागर सर? दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक है ना। चौथे नंबर पे क्या आता है? साउथर्न यानी दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। और 5वें नंबर पे, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, और 5वें नंबर पे आता है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर। तो ये जो 71% पानी है कितने महासागरों में कन्वर्ट हो गया? 5 महासागरों में। और ऐसे ही जैसे मैंने बोला कि ना 29% जमीन है, तो ये 29% ऐसा नहीं है कि ये कहीं और है, कहीं पे जमीन है, फिर उसके चारों ओर पानी, फिर जमीन, फिर पानी। तो इस 29% को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 29% भी 7 पार्ट में डिवाइड है, यानी पूरी जमीन 7 भागों में डिवाइडेड है। कितने भागों में? 7 भागों में डिवाइडेड है। और इस जमीन का जो सबसे बड़ा भूभाग है, जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी जो है उसको महासागर के नाम से जानते हैं। जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो महासागर के नाम से जानते हैं। वैसे जमीन का जो सबसे बड़ा भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं? महाद्वीप, है ना। यानी 7 महाद्वीप बन गए यहाँ पे, कॉन्टिनेंट, क्या बोलते हैं इनको? कॉन्टिनेंट, ठीक है। कितने कॉन्टिनेंट बने? 7। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? एशिया। ये वही एशिया महाद्वीप है जिसके अंदर हम लोग स्वयं रहते हैं, तो पहले नंबर पे है एशिया। दूसरे नंबर पे क्या आता है? यूरोप। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है यूरोप, ठीक है ना, यूरोप। ये वही यूरोप है जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है, ठीक है, यूरोप। तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, यहाँ पे मैं कोई क्रम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अंटार्कटिका, ठीक है ना, अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी जीव नहीं रहता है। जीव कह रहा हूँ मैं, मतलब कोई भी देश नहीं यहाँ पे स्थापित है।
एशिया में तो देखोगे लगभग कितना देश पाया जाता है, लगभग 48 देश पाए जाते हैं, है ना, 48 देश पाए जाते हैं। यूरोप के अंदर देखोगे लगभग 50 देश आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अंटार्कटिका के अंदर अभी कोई भी देश नहीं, क्योंकि यहाँ पे एकदम बर्फ क्या है, भरा हुआ है, समझ पा रहे हो, यानी पूरा बर्फ से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे 24 घंटे क्या होता रहता है, बर्फ ही बर्फ गिरते रहता है, यानी आसमान से बर्फ की बारिश हो रही होती है, तो बर्फ की पूरी लेयर है, तो इसलिए वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है। चौथे नंबर पे चले जाओ तो अंटार्कटिका के बाद आता है एक तो नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका वही अमेरिका है जहाँ पे हम अमेरिका को देखते हैं। मिली अमेरिका जो देश है ना, तो कौन से महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। ध्यान देंगे नॉर्थ अमेरिका में ही अमेरिका है, ठीक है। इसमें टोटल कितने देश हैं, अगर इसमें 23 देशों की बात करें लगभग 23 देश हैं। कितने देश हैं, 23 देश। फिर 5वें नंबर पे आते हैं, फिर इसी के साथ आता है दक्षिणी अमेरिका, बड़ा गरीब देश है, मतलब बड़े ज़्यादा गरीबी यहाँ पे देखी जाती है। इसको लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं, है ना। इसको कैसे किस नाम से जानते हैं, लैटिन अमेरिका भी बोला जाता है। ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बहुत फेमस फुटबॉल की टीम यहीं से आती है, उसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। इसके अंदर टोटल कितने कंट्रीज़ होती हैं, 13 कंट्रीज़ होती हैं। फिर छठे नंबर पे आप चले जाइए तो आपको एक छोटकू सा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही कौन सा देश आता है, न्यूजीलैंड, और ऑस्ट्रेलिया भी खुद आता है। अगर क्रिकेट प्रेमी हैं आप तो जानते ही होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटल 4 कंट्री होती है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एक ही में आता है ना। ये महाद्वीप है, समझ में आ रहा है। 7वें नंबर पे ध्यान से देखेंगे, 7 हो गए मेरे पास, कितना यहाँ पे आ गया अफ्रीका। लास्ट वाला कौन सा होगा, अफ्रीका। अफ्रीका जानते हैं कहाँ है, अफ्रीका हमारे जस्ट सटे हुए हैं, है ना। अफ्रीका हमारे से जस्ट सटे हुए, यानी एशिया से सटे होगा। एशिया से 2 कंट्री सटी होंगी, मतलब 2 महाद्वीप, एक तो यूरोप है, यूरोप एशिया के ऊपर है, और अफ्रीका कहाँ है, अफ्रीका जस्ट एशिया के बगल में है ना। अफ्रीका, अफ्रीका में ही क्या, अफ्रीका में ही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है, समझ में आ रहा है, अफ्रीका के अंदर ही। इसके अंदर टोटल कितने देश हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा देश आपको देखने के लिए मिलेंगे, 52 देश मिलेंगे देखने के लिए, समझ में आ रहा है ना। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो ये 7 के बारे में मैंने फैक्ट भी बता दिया और 7 का नाम भी बता दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों कंट्रीज, सॉरी 2 महाद्वीप, एक तो एशिया और दूसरा यूरोप। एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया से हम बिलोंग करते हैं, और यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोप के बारे में पढ़ना है ना। और मेनली अगर हम बात करें इस पूरे विश्व के ऊपर इफेक्ट डालने की, तो यूरोप ने ही पूरे विश्व के ऊपर इफेक्ट डाला हुआ है भैया। एक बात ध्यान देना, अमेरिका की भी खोज यूरोप से हुई थी, यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो सदी की शुरुआत में सबसे विकसित देश, सबसे डेवलप्ड देश नहीं बोलूंगा मैं, महाद्वीप बोलूंगा, तो सबसे ज़्यादा विकसित और डेवलप्ड महाद्वीप कौन सा था, यूरोप था। वहीं से साइंटिस्ट, जितने साइंटिस्ट आप देखते हैं ना, मैक्सिमम साइंटिस्ट वो सब यूरोप से बिलोंग करते हैं। जितने भी आप देखेंगे कि पहली बार नाव वाव का विकास हुआ था, ठीक है ना, यूरोप में ही हुआ था। जितने भी डिवाइसेस मैक्सिमम स्टार्ट हुई थी, जैसे आप देखोगे गैलीलियो ने क्या बोलता है टेलीस्कोप वगैरह बनाया था, वो कहाँ पे बना था, वो यूरोप में ही बना था। तो यूरोप हमसे कई गुना आगे रहा है, और एक्चुअल में यूरोप ने ही एशिया के अंदर भारत की भी खोज की थी, है ना। यूरोप ने ही उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। यूरोप ने उत्तरी अमेरिका की खोज करने का मतलब उत्तरी अमेरिका पहले से था, लेकिन दुनिया के सामने लाने वाली यूरोप ही है। यूरोपियन कंट्रियां ही आगे आई हैं। और देखो यहीं से आप समझ लो कि यूरोप के अंदर ये कंट्री आती है जिसका नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है उसका, ब्रिटेन, या आप शॉर्ट फॉर्म में इंग्लैंड भी बोलते हैं। मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या, मतलब आप इस नाम से भी जानते हो इंग्लैंड, या आप सीधा सीधा समझ लो अंग्रेज। अंग्रेज कहाँ से बिलोंग करते थे, यूरोप से। और ये जो अंग्रेज थे ये छोटे मोटे, मतलब इनको हल्के में तो आप जानते ही हो, नहीं ले सकते। हम लोगों के ऊपर कितने साल तक राज किया, लगभग 250 सालों तक राज किया उन्होंने, है ना। लगभग 1607 में आए और 1947 में गए हैं, तो बहुत साल, मतलब बहुत ज़्यादा समय दिया उन लोगों ने हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हम लोगों के ऊपर, और हम लोगों को इतने सालों तक क्या किए रहे, गुलाम बना के रखे रहे हैं लगभग। हाँ मैं ऐसे अप्रॉक्स डाटा बता रहा हूँ, मतलब 1607 में आए 1947 में गए, तो आप भी समझ सकते हो। लेकिन एक्चुअल में वो तुरंत, ध्यान से सुनिएगा, वो हमारे ऊपर राज करना 1607 में नहीं स्टार्ट करते। 1607 में जब आते हैं तो व्यापारी के रूप में आए होते हैं, और वो तुरंत हमारे ऊपर कब्जा नहीं करते हैं। वहाँ गलतियाँ हमारी थी कहीं ना कहीं। भारत के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा क्यों किया, क्योंकि भारत के अंदर परिस्थितियाँ ही ऐसी थी। एक ठो राजा दूसरे को देखना नहीं चाहता था, ये वाला राजा इस वाले को मारने के चक्कर में था, ये वाला इसको मारने के चक्कर में था, तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, है ना। और हमारे वहाँ जाति प्रथा पहले से फेमस थी, है ना,
कि वो बहुत नीच क्या बोलते हैं जाति से बिलोंग करता है तो उसको अपने से अलग रखेंगे। मतलब हम हिंदू होते हुए, सिंपल समझो, एक धर्म से होते हुए भी वो हमारे धर्म का नहीं होता था, ऐसा बिहेव कराते थे। तो अंग्रेजों ने इन सब चीज़ों का क्या उठाया, फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठा के हमारे ऊपर गुलामी की, मतलब हमें गुलाम बनाया। गुलाम क्यों बने हम अपनी सोच के कारण गुलाम बने थे, नहीं तो भारत को गुलाम बनाना पॉसिबल थोड़ी ना था, लेकिन हमारे वहाँ की सोच ही ऐसी थी। हमसे आगे बढ़ेगा कोई तो उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, है ना। और जाति प्रथा एक ऐसी चीज़ पैदा हो गई थी कि इसने सबसे ज़्यादा भारत को बर्बाद किया। भारत के अंदर बर्बादी का सबसे प्रमुख कारण जाति प्रथा थी कि वो नीच है तो वो हमारे साथ नहीं रह सकता। अगर आज के डेट में आप ध्यान से समझिए तो अगर इक्वालिटी होती, इक्वालिटी समझ रहे हैं ना, जिनको आप बोल रहे हैं निम्न स्तर के लोग हैं या निम्न जाति, मतलब जैसे हमारे वहाँ वर्णों के अंदर था, 4 वर्ण थे, कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, 4 थे बस, मतलब वैश्य और शूद्र ऐसे बनाए गए थे। ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। अब देखो लाइन से है ये, ब्राह्मण, फिर उसके नीचे क्षत्रिय, फिर उसके नीचे वैश्य और फिर उसके नीचे शूद्र। शूद्र सबसे नीचे आते थे और शूद्र की जो जनसंख्या थी फिलहाल में देखा जाए तो ज़्यादा थी, है ना। इस अप्रोच को पकड़िएगा क्योंकि यूरोप के अंदर भी जब जाएंगे आप, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको सेम कारण नजर आएगा, सेम कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगे। तो शूद्र जातियों की जनसंख्या ज़्यादा थी लेकिन उनको कहाँ रखा जाता था, नीचे। वो सब बेचारे केवल काम करते थे। आप सोचिए अगर भारत में ये सब लोग एक साथ मिल के रहते तो किसी की क्षमता थी कि उनको हरा पाते। मतलब कोई भी अंग्रेज क्या, कोई भी एक मामूली कर रहा हूँ, बहुत बड़े से बड़ा तोप भी अपने आप में हो, वो भी भारत को हरा नहीं सकता था। लेकिन प्रॉब्लम भारत की यही रही है, एक साथ ना रह पाना, समझे। तो इस चीज़ को पकड़ो। ब्रिटेन ने लगभग हमारे ऊपर जब गुलामी करने का जो मतलब इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ डेट के अनुसार तो 1757 में स्टार्ट किया था अंग्रेजों ने, जब उन्होंने प्लासी का युद्ध हुआ था एक, ठीक है ना। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको हरा दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, और पहली बार अंग्रेजों द्वारा बंगाल के ऊपर शासन करना स्टार्ट किया जाता है और वहीं से शासन स्टार्ट होता है। तो 1757 से स्टार्ट हुआ था, समझ पा रहे ना। 1607 में स्टार्ट नहीं होता, 1607 से लेकर 1757 तक तो उन्होंने केवल परिस्थितियां नापी। गुलाम कब बनाना स्टार्ट किया, 1757 से, और 1757 से अगर गिनोगे 1947 तक तो मुझे नहीं लगता कि अब मतलब 300 साल होंगे अब, है ना। 1947 से अगर मैं निकाल दूं 190 साल होंगे ना, मतलब वही 200 साल ले लो, ठीक है। तो 200 ईयर्स तक हमको गुलाम बनाया रहा। और ये नहीं कि सिर्फ ब्रिटेन ने हमको गुलाम बनाया था, ये भी ध्यान दीजिए, ब्रिटेन ने केवल हम ही मतलब इंडिया वालों को गुलाम बनाया था। ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री थी जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, समझ पा रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ समझ रहे हैं। यानी उसके पृथ्वी के हर कोने पे राज्य था, हर कोने मतलब हर देश पे उसका राज था। सोचो अमेरिका जो आज के डेट में बहुत बड़ी कंट्री मानी जाती है, अमेरिका तक को भी गुलाम बना के रखा था, किसने, ब्रिटेन ने, समझ पा रहे हो। क्यों बोला गया कि सूर्य अस्त नहीं होता है, एक देश से अगर उसका सूर्य डूब रहा है तो दूसरे देश में जहाँ पे उसका राज है वहाँ पे उग रहा होगा, यानी जिधर से उग रहा है वहाँ भी राज है, जहाँ डूब रहा है वहाँ भी राज है। सोचो हर ओर अंग्रेज थे, इतनी भयंकर कहानी थी। ब्रिटेन ने लगभग पूरे पृथ्वी पे अपना कब्जा किया था, लेकिन धीरे धीरे हारा कहाँ से, तो हारा सर जब वो लोग जागरूक होने लगे। भारत को आज़ादी दे पाता ये, मतलब भारत आज़ाद हो पाता। भारत आज़ाद क्यों हुआ, क्योंकि भारत के अंदर शिक्षित लोग आए, क्रांतिकारी लोग आए, जिन्होंने जिद ठान ली कि नहीं हमें इससे अलग होना है। और अंग्रेजों ने भी एक्स्ट्रा वर्क करना स्टार्ट किया। हद से ज़्यादा आप मान लीजिए किसी को दबा रहे तो हद से ज़्यादा नहीं दबाना चाहिए, एक लिमिट तक ही दबाएंगे तो सहन करेगा, बस वही बात हुई, समझ पा रहा है। तो चलिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि यूरोप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटेन है। अभी ब्रिटेन के अलावा भी और भी एक से एक नमूने आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्रांस आएगा, इटली आएगा, इन सबकी अलग अलग कहानी है। अब देखो ब्रिटेन भी जो है वो है, उससे पहले तो फ्रांस था। ब्रिटेन से भी खतरनाक कंट्री कौन थी, फ्रांस। आपको याद होगा, आपको अब अच्छा हाल फिलहाल में देखा जाए तो इस समय सबसे बड़ी कंट्रीज में कौन आता है, सबसे बड़ी कंट्रीज में अमेरिका आता है, और इसका जो विरोधी है वो कौन है, रसिया है। रसिया कहाँ से बिलोंग करता है, यूरोप से, समझ में आ रहा है। रसिया कहाँ से है, यूरोप से आता है। भारत के जस्ट ऊपर है कौन, ये एशिया है ना, एशिया के जस्ट ऊपर कौन सा कॉन्टिनेंट मिलेगा, यूरोप। एशिया के जस्ट ऊपर क्या मिलेगा, यूरोप, और एशिया के जस्ट बगल में अफ्रीका। इस बात को याद रखेंगे। और फिर समुंदर पार करोगे तब जाके आपको ये दोनों मिलेंगे, कौन, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, समझ में आया ना। इस चीज को याद रखना। और सबसे नीचे पृथ्वी के कौन मिलेगा, अंटार्कटिका। सबसे नीचे कौन मिलेगा, अंटार्कटिका। क्लियर है। अब कोई बचा नहीं ना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटा सा है, किनारे है एकदम, है ना, एकदम किनारे है, समझ में आया। तो जैसे अगर मैं इसको पृथ्वी के ऊपर मतलब डिफाइन करना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हो। अभी मैं मैप भी दिखा दूंगा। पहले अगर मैं डिफाइन करूँ तो यहाँ पे मान लेता हूँ एशिया है, ये क्या है,
एशिया है और एशिया से ही कनेक्टेड है कौन, यूरोप, ठीक है ना, यूरोप कनेक्टेड है यहाँ पे, ध्यान देंगे। और यहाँ पे देखेंगे ये इस कोने कौन है, यहाँ पे इस कोने देखोगे तो यहाँ पे एक तो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ है, और यहाँ पे साउथ, नॉर्थ और साउथ एक ही साथ कनेक्टेड है थोड़े से। यहाँ पे पनामा नहर ऐसी पाई जाती है तो इसके थ्रू ये आई थिंक कनेक्टेड है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि एक नहर के थ्रू ये क्या है, कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे एशिया, यहाँ पे देखना एशिया को थोड़ा सा इधर कर लो, यहाँ पे मान लेता हूँ एशिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट बगलिए में कौन है, जस्ट बगलिए में है अफ्रीका, कौन है, अफ्रीका है। नीचवा कौन है, अंटार्कटिका, समझ रहे हो, अंटार्कटिका। और यहाँ पे छोटकू सा कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या हो गया, 7। तो 3 यहाँ पे और 4 3 7 हो गया ना, ऑस्ट्रेलिया। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको लिख दो AUS, ऑस्ट्रेलिया की टीम पे क्या लिखा होता है, AUS, तो ऐसे AUS लगा दो, ऑस्ट्रेलिया ही। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही न्यूजीलैंड पाया जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए माना जा रहा है कि 7 कंट्रीज है, सॉरी 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। लेकिन रिसर्च चल रहा है, कई लोग ये बता रहे हैं कि एक्चुअल में एक और महाद्वीप है जो कि पानी के नीचे दबा हुआ है ना, महासागर का जो मतलब पानी है वो उसको दबा के रखा है, उसका नाम बताया जा रहा है न्यूजीलैंडिया, है ना। तो भविष्य में आपको एक और कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा जो कि न्यूजीलैंड के पास है, ऑस्ट्रेलिया के किनारे है, न्यूजीलैंड के पास है। वो माना जा रहा है कि वो थोड़ा सा पानी से क्या हुआ है, ढका हुआ है। जैसे आप आज के डेट में राम सेतु देखते हो ना, राम सेतु के ऊपर पानी आ चुका है, तो पर है ना जमीन, राम सेतु पुल तो है ना, लेकिन जमीन तो मतलब पुल है, बस उसके ऊपर क्या आ चुका है, पानी आ चुका है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के मतलब ऐसे रिसर्च करके बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में न्यूजीलैंड है, मतलब यहीं पे न्यूजीलैंड है, इसी में कंट्री है, और वहीं पे एक देखा जा रहा है कि वो न्यूजीलैंड के जस्ट बगल से सटे हुए एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, लेकिन वो कहाँ है, पानी के अंदर है। तो भविष्य में एक और महाद्वीप आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। तो 8 कॉन्टिनेंट है, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। ये पृथ्वी का मैंने विभाजन किया। अब मेनली हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी, यूरोप से, ठीक है। एक बार रिकैप देख लो, एशिया, एशिया के अंदर कितने देश हैं, 48। एशिया में ही हम आते हैं, एशिया में ही चाइना भी आता है, एशिया में ही पाकिस्तान भी आता है ना। एशिया में अफगानिस्तान आता है, तो ये सब कहाँ पे आते हैं, एशिया में आते हैं। अच्छा, उसके बाद यूरोप, यूरोप के अंदर तो एक से एक 30 मार खाना है, ब्रिटेन उसमें सबसे पहला नाम है ना। फिर फ्रांस देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको इटली देखने के लिए मिलेगा, फिर जर्मनी देखने के लिए मिलेगा। समझ पा रहे, जर्मनी के बारे में भी आप लोगों ने सुना ही होगा, हिटलर, है ना, अपने आप में बहुत हिट है ना। और उसके साथ साथ रसिया को जान लो, रसिया यूरोप में ही आता है। फिर आता है अंटार्कटिका, बर्फ जमा हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है ना। इसके बाद फिर आता है उत्तरी अमेरिका, जिसमें एक्चुअल में अमेरिका रहता है। कौन अमेरिका, जो अमेरिका आप देखते हो, है ना, जिसके हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। दक्षिणी अमेरिका उसके जस्ट नीचे है, जिसमें ब्राजील, जो कि एक बहुत बड़ी फुटबॉल की टीम वहाँ से बिलोंग करती है, बहुत फेमस फुटबॉल की टीम है ब्राजील। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो आप जानते ही हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मतलब एक से एक धुरंधर प्लेयर है, क्रिकेट के नाम से, क्रिकेट वालों ने ज़्यादा फेमस किया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अंदर बहुत बेहतरीन टीम है ना। 5 बार वनडे वर्ल्ड कप जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो सबसे ज़्यादा वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भी टीम ऑस्ट्रेलिया ही, और बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। तो ऑस्ट्रेलिया को हम यहाँ से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करती है न्यूजीलैंड। इसके अंदर टोटल 4 कंट्री है। और अफ्रीका के अंदर कौन है, तो अफ्रीका के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी, नील नदी, इसी में बहती है, और ये हमारे जस्ट बगल में है, जबकि यूरोप हमारे जस्ट ऊपर है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कहानी को। अच्छा, ये वाले में कोई दिक्कत नहीं ना है, ये तो आप समझ गए होंगे। 5 महासागर है, सबसे बड़ा वाला प्रशांत है ना। उससे थोड़ा सा छोटा क्या, अटलांटिक, उससे भी छोटा हिंद महासागर, और हिंद महासागर हमारे से कनेक्टेड है। हमारा देश किस महासागर से बिलोंग करता है, किस महासागर के किनारे है, हिंद महासागर। अब देखो, महासागर बोलोगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी, बहुत ज़्यादा अमाउंट है अगर पानी का, तो उसको महासागर बोलेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट जमीन का, तो उसको हम महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। ध्यान देना, महाद्वीप का मतलब ये भी होता है कि एक महाद्वीप का मतलब जमीन का वह बड़ा भूभाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप। तो डेफिनेशन बोल दिए तो डेफिनेशन भी लिख लोगे, लेकिन हमें अभी फिलहाल में अपने चैप्टर पे फोकस करना है। अब ये समझ में आ गया कि यूरोप क्या है। यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है, जिसके अंदर टोटल कितने कंट्रीज है सर, 50 कंट्रीज है, 50 देश है। अब राष्ट्रवाद क्या होता है सर, राष्ट्रवाद ये होता है कि अपने देश के प्रति प्रेम भावना दिखाना, है ना, यही होता है राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि हम अपने देश के प्रति प्रेम दिखाएं। ओके,
लेकिन ये देश प्रेम हम यूरोप के अंदर देखेंगे, मतलब यूरोप के अंदर जो यूरोप वासी है उनका देश प्रेम बाद में देखेंगे। उसके पहले हम क्या देखेंगे, यूरोप का नक्शा, जहाँ से हम ये समझ पाए, यूरोप का मैप देख के ये समझ पाए कि कौन सी कंट्री कहाँ पे बिलोंग करती है। क्योंकि आपको अगर यही नहीं पता रहेगा तो फिर आप खेल को आगे नहीं बढ़ा सकते। SST में क्या है ना, एक बेहतरीन चैप्टर है जिसमें हमको बड़े आनंद के साथ चीज़ों को समझना है। ये पास्ट में हुई घटनाएं हैं जिनको हमें अच्छे तरीके से डील करना है। और एक बात मैं आपको अभी अभी समझा दूँ, यूरोप के में राष्ट्रवाद के कारण ही आज हमारा देश गुलामी से मुक्त हो पाया है। एक सच्चाई जान लीजिए, अगर यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं आता तो भारत में राष्ट्रवाद कभी नहीं आ पाता। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना 1789 में स्टार्ट हुई थी। अब भारत को आज़ादी कब मिली है, 1947। इसका मतलब भारत बाद में आज़ाद हुआ। भारत में यही राष्ट्रवाद कब आया, बाद में आया। 1857 में भारत में राष्ट्रवाद आया था पहली बार। अगर बात की जाए कि अंग्रेजों के प्रति हम लोगों ने क्रांति कब की थी, 1857 में। समझ में आ रहा है? अब अंग्रेज हमारे ऊपर गुलामी क्या बोलते हैं, राज कब से कर रहे थे, 1757 से। 100 साल बाद हमारे अंदर ये आता है ना। तो उसका इफेक्ट कहाँ से था, उसका इफेक्ट ये यूरोप से था। समझ में आ रहा है ना? अगर आज के डेट में हर देश मुक्त है, स्वतंत्र है, तो इसका कारण है यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में भी राष्ट्रवाद में सबसे पहले नंबर पे आता है फ्रांस। समझ में आ रहा है ना? फ्रांस के अंदर जिस तरीके से विरोध उत्पन्न हुआ था और जिस तरीके से राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ था। विरोध किस चीज़ का उत्पन्न हुआ था कि सर शासन नहीं चलेगा, मतलब इस तरीके का शासन नहीं जिसमें क्रूरता के साथ हो, राजतंत्र नहीं चलेगा। जनता क्या करेगी, जनता तय करेगी कि कैसे शासन चलना चाहिए। यानी पहली बार जनता ने स्वतंत्रता की बात की थी फ्रांस के अंदर, और वहीं से पूरे यूरोप में फैला। फिर पूरे यूरोप में फैलने के बाद फिर उसके अगल बगल महाद्वीपों में फैला। समझ में नहीं आया? अमेरिका भी अगर आज स्वतंत्रता के साथ जी पा रहा है तो इसका कारण है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप यहाँ से फील करो कि ये चैप्टर छोटा मोटा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस चैप्टर में हुई जितनी भी घटनाएं हैं वो हमें समझाएंगी कि कैसे इस घटनाओं से इन्फ्लुएंस होकर, प्रभावित होकर बाकियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। आप इस चैप्टर को इसलिए भी हल्के में मत लेना कि ये सिर्फ एक चैप्टर है हमारे SST का, हमको एग्जाम देना है। आप ऐसे समझ लो ना, ये जो राष्ट्रवाद शब्द लगा है इसके पीछे करोड़ों जाने गई है। इस राष्ट्रवाद के चक्कर में करोड़ों जाने गई है। आप भारत के अंदर देख रहे हो तो भारत के अंदर असंख्य शहीद हैं, और एक लोगों ने आज़ादी नहीं दिलवाई है भारत की। हम नॉमिनल बहुत गिने चुने लोगों का नाम जानते हैं। बहुत लोगों ने मिल के आज़ादी दिलवाई है और बहुत लोगों ने जान दी है। हम तो उनको बहुत रेयर चांसेस में जानते होंगे, उनको हम जन्म भी नहीं कर रहे होंगे। ऐसे जान लो आप किसको जानते हो? आप मेनली महात्मा गांधी को जानते हो, जवाहरलाल नेहरू को जानते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हो। बट यही नहीं है इसके, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया, लेकिन इसके अलावा कई लोग और भी थे। और कई लोग छोटे मोटे लोग नहीं थे, मतलब बड़े बड़े लोग थे। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। भगत सिंह हो गए, आप इनको तो जानते ही होंगे, अच्छे तरीके से जानते होंगे। फांसी उनको लगा दी गई है ना, वो भी शहीद हो गए थे। अशफाक उल्लाह खान देख लीजिए, और फिर आप देखेंगे ऐसे बहुत मिलेंगे। क्या बोलते हैं, शहीद बिस्मिल्लाह खान जो थे, वो भी क्या थे, वो भी थे एक प्रकार से शहीद ही थे ना। अच्छा, इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद देख लो। तो ये लोग अभी आप इन लोगों को जो देख रहे हो, हम लोग गिन चुन के बता रहे हैं। मैक्सिमम हमसे बोल दिया जाए कि ये बताओ कि कितने हमारे लिए, मतलब कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई थी, तो हम गिन चुन के मैक्सिमम 20 ठो बोल देंगे। इन 20 ही लोग मरे थे भारत की आज़ादी के लिए, बहुत लोग मरे थे। ऐसे ही सोचो, जब मैं ये बोल रहा हूँ यूरोप में, तो यूरोप के अंदर कितनी कंट्रियाँ होंगी, कितने लोग मरे होंगे, सोच पा रहे हो? ये राष्ट्रवाद जो शब्द है ना, इसके पीछे मैं अगेन बता रहा हूँ करोड़ों जाने गई हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को इतना हल्के में मत लो, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, मतलब तुम जो पढ़ रहे हो, इसमें करोड़ों जानों ने पार्टिसिपेट किया है। करोड़ों लोगों ने अपनी जान दे के ये चैप्टर बनाया है। तो इस चैप्टर को आप हल्के में ऐसे समझ लोगे कि नहीं बस हमको चैप्टर बोर्ड के एग्जाम में लिख देना है, खेल खत्म, तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। और मेरे लिए ये भी ध्यान रखो कि ये क्लास 10th के बाद आपको SST पढ़नी भी नहीं है ना। अगर आप मान लीजिए, ज़्यादातर आप देखते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट या तो बायोलॉजी ले लेंगे या तो मैथ ले लेंगे, खेल खत्म SST का यहीं पे। SST को आप यहीं पे टाटा बाय बाय बोल देंगे। लेकिन SST के अंदर अभी क्या है, ये जो चैप्टर मिल रहे हैं, 2 चैप्टर क्या, मतलब मेनली जो भी चैप्टर मिलेंगे उनको हमको इंपॉर्टेंट देनी है, लेकिन 2 चैप्टर मेरे कहने पे आप बड़े अच्छे ढंग से पढ़िएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद और एक भारत में राष्ट्रवाद। क्योंकि 2 चैप्टर अगर आपने बढ़िया ढंग से पढ़ लिए और इनकी बारीकी से घटनाओं को समझ लिया, तो फिर आज की डेट में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है भारत देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर, आप हर सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। अब मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा,
अब सीधा सीधा मैं आता हूँ यूरोप के मैप के ऊपर, ठीक है। चलो यूरोप का मैप देखो, देखो ये है यूरोप, ये देखो यूरोप है यहाँ पे, ठीक है। अब यूरोप की कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, तो थोड़ा ध्यान से समझते जाएंगे। देखो मैं किनारे से, मतलब देखो सबसे नीचे कौन है, मोरक्को, अल्जीरिया और क्या है, तंसिया, सॉरी तंसिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है पुर्तगाल, यहाँ पे पुर्तगाली हैं, देख रहे हो, ये यहाँ पे देखो एकदम समुद्र के किनारे हैं, कौन है, पुर्तगाल। मेडिटेरियन सी इधर है, और यहाँ पे आप ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझना, पुर्तगालियों को आप जानते हो कौन है, ये यही लोग हैं, यहीं से आए थे वास्को डी गामा। 1498 में पुर्तगाल से ही निकले थे, और कहाँ जाके क्या करते हैं, भारत की खोज करते हैं। तो कहाँ से निकलते हैं, वो पुर्तगाल से होते हैं, वास्को डी गामा, जो बताते हैं कि एशिया के अंदर एक ऐसी कंट्री है जहाँ से हम मसाले पहले से खरीद रहे थे, जो मसालों का व्यापार करता है, बहुत अच्छा, ज़्यादा मसाले वहाँ पे उगते हैं, वो है इंडिया। और इंडिया की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने। कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। और देखो पुर्तगाल के जस्ट बगल में, यानी पीछे चले जाओगे तो स्पेन है ना। स्पेन से एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम था कोलंबस। एक्चुअल में दोनों लोग यहाँ से निकले थे, एक पुर्तगाल से निकला था, एक स्पेन से, दोनों साथ में निकले थे। मेनली ये जो स्पेन वाले थे, मतलब कोलंबस साहब जो थे, वो 1492 में ही निकल गए थे, 1492 में निकल गए थे। ये भी भारत की खोज करने गए थे, लेकिन ये खोज देते हैं एक्सीडेंटली अमेरिका को। जो अमेरिका आज के डेट में देख रहे हैं ना, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज स्पेन से निकले हुए कोलंबस साहब ने ही की थी। वास्को डी गामा साहब कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे, तो पुर्तगाल से ही निकले थे। अब देख, अब समझ में आ गया। अब ये देखो, स्टोरी क्रिएट करने का एक तरीका है, सिर्फ और सिर्फ ताकि आप अगर ये देश देखो तो आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए। स्पेन से कोलंबस और पुर्तगाल से कौन निकले थे, वास्को डी गामा। और स्पेन से ही कनेक्टेड कौन है भैया, फ्रांस। समझ आ रहा ना, राजा देश था ये, क्या है, राजा देश। यूरोप के अंदर सबसे पहले सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री कौन सी थी, फ्रांस थी, लेकिन इसके राजाओं ने इसे बर्बाद कर दिया, ठीक है। अब देखो फ्रांस है, और फ्रांस के जस्ट ऊपर यहाँ पे देख लेना, ये सबसे अलग थलग, यहाँ पे अभी कनेक्टेड देख, अच्छा कनेक्टेड पहले देख लेता हूँ। पहले तो फ्रांस से सटे हुए को बड़े अच्छे ढंग से समझ लेना, ओके। ये फ्रांस है, और फ्रांस से सटे हुए कंट्रीज देखो पहले। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बर्न करके एक नज़र आएगा, सॉरी स्विट्जरलैंड ऐसे बोल दो। यहाँ पे क्या है, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे क्या है, फ्रांस से सटा हुआ है, यहाँ पे ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे बेलारूस है, क्या है, बेलारूस। देखो ये जर्मनी है, ये बेलारूस है, ओके। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रिया है। देखो इन सब का नाम आपको सुनने के लिए मिलेगा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रिया है। और ये देखो फ्रांस से ही सटा हुआ कौन है, इटली भी है, दिख रहा है ना। तो फ्रांस, इटली, अभी इमेज बनाना है तुमको खुद से। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, फिर जस्ट बगल में ऑस्ट्रिया है, और यहाँ ऊपर क्या है, जर्मनी है, ऊपर क्या है, बेलारूस है। फिर यहाँ पे क्या है, देखो नीदरलैंड है, ये क्या है, नीदरलैंड, इसको ध्यान से समझो, ये नीदरलैंड है। अब इधर चले जाओ, इधर चले आओ, और यहाँ पे है, कहाँ है, इधर देख लिया जाए, इधर और कौन सी कंट्रीज है। यहाँ पे देखो हंगरी, ऑस्ट्रिया के जस्ट बगल में क्या है, हंगरी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और स्लोवेकिया, क्या बोलते हैं इसको, स्लोवेकिया, एक कंट्री ऊपर है यहाँ पे इसके बाद क्या है, जेच रिपब्लिक। फिर पोलैंड का नाम आएगा। फिर ये देखो यूक्रेन, हाल फिलहाल में आपने यूक्रेन का भी नाम सुना होगा। यूक्रेन जो है, यूक्रेन और रसिया की लड़ाई जो चल रही थी, है ना। और यहाँ पे फिर से आपको क्या मिल गया, बेलारूस। अच्छा ये बेलारूस नहीं है, ठीक है ना, ये एक्चुअल में ब्रुसेल्स है, मतलब यहाँ पे इसकी कंट्री को क्या नाम दिया गया है, ब्रुसेल्स, ठीक है ना। तो ब्रुसेल्स से याद रखेंगे, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। फिलहाल में आपको इतना ध्यान में रखना है, यहाँ पे बेलारूस है, यहाँ पे क्या है, यूक्रेन है। अब इसके बाद देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये है रसिया, देख रहे हैं ना, रसिया है यहाँ पे। अब इससे ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है, ज़्यादा नहीं ध्यान में रखना है, सब कुछ ध्यान में रखने लगे तो सब भूल जाओगे। यहाँ पे देखो ये क्या है, स्वीडन है, और यहाँ पे क्या है, नॉर्वे है ना। नॉर्वे देखो, नॉर्वे सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर नॉर्वे है, देख लिया। अब और सुन लो, अभी यहीं पे ख़त्म मत करो, अभी कहानी तो स्टार्ट की है मैंने, एक बार पुनः रिपीट करते हैं। सबसे पहले अगर देखोगे यहाँ पे तो स्पेन से कनेक्टेड, ऐसे सीढ़ी बनाते जाना है। स्पेन से कनेक्टेड है फ्रांस के बाद क्या है, फ्रांस से जस्ट कनेक्टेड है इटली,
और ऊपर देखोगे तो जर्मनी, इटली, जर्मनी, और फिर बीच में कौन है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से कौन कनेक्टेड है, ये है हंगरी, यही है ना, हंगरी। हंगरी के अंदर एक देखो यहाँ पे इसकी जो कैपिटल की बात करें तो बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट बड़ा फेमस शहर है, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद हंगरी, हंगरी के बाद क्या है, स्लोवेकिया, और फिर क्या है, चेक रिपब्लिक, और ऊपर क्या है, पोलैंड। सब याद हो जाएगा, अभी घबराना मत। फिर रोमानिया है, फिर बुल्गारिया है, और यहाँ पे क्या है, यूक्रेन, बेलारूस, रसिया, और उसके बाद क्या है, लुथानिया है, लातिवा है, एस्टोनिया है। अब ये सब याद नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पे देखो स्वीडन और यहाँ पे फिनलैंड, ठीक है ना। और स्वीडन के ऊपर जस्ट क्या है, नॉर्वे है। इतना देख लिया। अब इधर आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लो। ये जो दिख रहा है ना, ये पूरे से अलग थलग। देखो यहाँ पे जर्मनी, ये फ्रांस है, और फ्रांस से थोड़ा सा अलग बैठा हुआ है यहाँ पे एक कंट्री, दिख रहा है ना। कंट्री नहीं, ये अलग से अपना क्या है, एक लैंड बनाया हुआ है, या ऐसे बोल सकता हूँ कि आइसलैंड है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जानते हो, यही है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है ना। यूनाइटेड किंगडम के अंदर कितनी कंट्रीज आती है, 4। देखो कौन कौन सी। सबसे नीचे आप देखोगे तो इंग्लैंड आपको दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा, इंग्लैंड। मतलब यहाँ पे ही आपको क्या मिलेगा, अंग्रेज नज़र आएंगे, ठीक है ना। इंग्लैंड है। फिर उसके ऊपर देखोगे जस्ट यहाँ पे, मतलब एक काम करो, अभी फिलहाल में इसको ज़्यादा मत याद करो बस, क्योंकि ज़्यादातर मैं अगर 4 करवा दूंगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे। बस ये याद रखो कि ये पूरा का पूरा क्या, ब्रिटेन का राजकाज है। ये ब्रिटेन है, यहाँ पे क्या है, आयरलैंड है, ओके। लंदन वंदन कहाँ है, तो लंदन देखो यहीं पे लिखा है कि नहीं लिखा है ना। देखो ब्रिटेन में है, क्लियर है। तो एक बार फिर से समझा जाए। सबसे नीचे स्पेन, स्पेन के बाद फ्रांस। फ्रांस किससे किससे कनेक्टेड है, एक तो सर जर्मनी से कनेक्टेड है, और नीचे इटली है ना। अच्छा इटली के नीचे चले जाओ, मतलब इटली के नीचे चले जाओ। अच्छा यहीं पे देख लो ना, यहीं पे मोरक्को है, अल्जीरिया और क्या बोलते हैं, टूनेशिया है, ओके। यहाँ पे इटली, यहाँ पे फ्रांस, यहाँ पे जर्मनी, जर्मनी से कनेक्टेड है पोलैंड, पोलैंड से बेलारूस, बेलारूस से यूक्रेन। तो एक पहले मैं इमेज फॉर्म करना चाहूँगा जिससे आपके माइंड में ये बैठ जाए कि कौन कहाँ पे है और कौन सी कंट्री कितनी कनेक्टेड है आपस में, ओके। जब एक बार समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। देखो मेन हमारे लिए कौन होगा, फ्रांस। फ्रांस को अपने माइंड में बैठा के चलना है। तो ये रहा फ्रांस। हम यहाँ पे रैंडम सी इमेज बनाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम मैप कोई बनाएंगे। यहाँ पे क्या होना है, फ्रांस। अब फ्रांस से जो जो कनेक्टेड है उनको पहले पकड़ो। फ्रांस के जस्ट ऊपर अगर थोड़ा सा गैप लेके बोला जाए, तो गैप लेके अगर बोला जाए तो यूनाइटेड किंगडम है ना। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का मतलब समझ रहे हो ना, ब्रिटेन, यहीं से अंग्रेज आए थे, ओके। अच्छा फ्रांस से आगे कनेक्टेड कौन है, फ्रांस से आगे कनेक्टेड है स्पेन। कौन कनेक्टेड है, स्पेन। स्पेन के जस्ट आगे कौन है, पुर्तगाल। खत्म खत्म। तो फ्रांस, फिर स्पेन, फिर पुर्तगाल। नहीं दिख रहा है, चलिए मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ कैमरे को। चलो इतने में हो जाएगा अपना काम, ठीक है। तो हमें कौन दिख रहा है, स्पेन के जस्ट आगे पुर्तगाल, ठीक है ना। PORT लिख दिया, पुर्तगाल। अब देखो फ्रांस के आगे अगर देखोगे तो फ्रांस के जस्ट आगे यहाँ पे कौन मिलेगा, जर्मनी। यहाँ पे कौन है, कनेक्टेड है जर्मनी, जर्मनी। और नीचे कौन मिलेगा, इटली। कौन मिलेगा, इटली, है कि नहीं है। तो यहाँ पे फ्रांस के जस्ट आगे जर्मनी और नीचे कौन मिल जाएगा, इटली। और बीच में मतलब यहाँ पे कोई रैंडम सी कंट्री है उसको छोड़ दो, यहाँ पे देखो ऑस्ट्रिया मिलेगा। कौन मिलेगा, ऑस्ट्रिया। ये सब इमेज बन जानी चाहिए, जर्मनी है, ये इटली है, ठीक है ना। और जस्ट आगे क्या है, ऑस्ट्रिया है। अब देखो जर्मनी कनेक्टेड है किससे, जर्मनी से आगे बढ़ाओगे पोलैंड मिलेगा। क्या मिलेगा, पोलैंड। जर्मनी किससे कनेक्टेड है, पोलैंड से। फिर पोलैंड फिर किससे कनेक्टेड मिलेगा आपको, बेलारूस से। किससे मिलेगा, बेलारूस से। अब बेलारूस से नहीं पहुंच गए तुम कहाँ पे, रसिया के पास, है ना बेलारूस। ये ऑस्ट्रिया है, ध्यान देना, ये ऑस्ट्रिया। यहीं की राजकुमारी का विवाह, यहीं की राजकुमारी थी मैरी एंटोनेट। इनका विवाह जो हुआ था फ्रांस के जो राजा थे, तात्कालिक राजा लुई 16, है ना, उनसे हुई थी शादी। कहाँ की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की ही राजकुमारी थी, ध्यान में रखेंगे।
नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है अच्छे तरीके से, ऑस्ट्रेलिया भाई ये नीचे अभी मैंने बताया कॉन्टिनेंट में है, यहाँ पे है ऑस्ट्रिया, तो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिया दिखा, AUSTRIA, ओके। हाँ, अरे कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दिया तो भी कोई बात नहीं है, वो समझ जाएंगे सभी लोग समझने वाले, ठीक है। देखो अब ऑस्ट्रिया से सटा हुआ कौन है, हंगरी है, कौन है, हंगरी है, तो ऑस्ट्रिया से सटा हुआ आपको कौन मिल जाएगा, हंगरी। अच्छा उसके बाद फिर देख लो यहाँ पे और क्या है, इटली तक तो हो गया हम लोगों का, है ना। इसके बाद ध्यान से देख लेंगे, अब यहाँ से हंगरी से आप कनेक्ट कर दीजिए रोमानिया को, किसको, रोमानिया को, रोमानिया, तो हंगरी से कनेक्टेड है रोमानिया, ओके। अब देखो रोमानिया से कनेक्टेड कौन है, रोमानिया से बुल्गारिया, ये खुद आप मैपिंग के लिए बनाओगे और याद भी रखोगे, बुल्गारिया कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ से रोमानिया से कनेक्टेड है आपका यूक्रेन, कौन कनेक्टेड है, यूक्रेन। यूक्रेन किससे कनेक्टेड है, रसिया से, किससे कनेक्टेड है, रसिया से, तो रसिया को यहाँ पे कनेक्ट कराओ और इससे भी कनेक्ट करा लो, यहाँ पे रसिया और यहाँ पे यूक्रेन से भी आप कनेक्ट कर दोगे रसिया को, ठीक है ना, ये हो गया रसिया। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक रैंडम सी इमेज बनाई, अब इस रैंडम सी इमेज को आपको क्या करना है, हाँ यहाँ से आप रोमानिया के नीचे लेके जाओ, तो रोमानिया के नीचे नहीं, रोमानिया के नीचे तो बुल्गारिया है, बुल्गारिया के नीचे आपको टर्की मिलेगा, कौन मिलेगा, टर्की मिलेगा, ओके। अच्छा ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे टर्की है, एक साइड यहाँ पे बुल्गारिया के इस साइड टर्की है, और एक साइड आपको ग्रीस मिलेगा, कौन से क्या मिलेगा, ग्रीस, ये भी इंपॉर्टेंट कंट्री है, टर्की और ग्रीस, ठीक है ना। ध्यान देना बुल्गारिया के नीचे ही है कौन, टर्की, और इसके जस्ट बगल में ग्रीस। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो बस इतने की हमको इमेज देखनी थी और इतना ही हमको जानना भी है, ओके। अब चाहो ऊपर जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो मतलब बेलारूस के ऊपर चले जाओ, तो वहाँ पे हमको 3 मिलेगी, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन और नॉर्वे और फिनलैंड, 3 लिख लो। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, फिनलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, और स्वीडन के बाद नॉर्वे, देखा। एक बार कनेक्ट करो, सबसे पहले पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद स्पेन, स्पेन के बाद फ्रांस, फ्रांस से जस्ट ऊपर यूनाइटेड किंगडम जो सटा हुआ नहीं है, अलग से अपना एक आइसलैंड बनाया हुआ है, फिर जर्मनी, फिर क्या है जर्मनी, और मतलब ऊपर जर्मनी लेके जाओ, नीचे से इटली लेके जाओ, फिर देखो ये जर्मनी है, जर्मनी से कनेक्टेड है पोलैंड, पोलैंड से बेलारूस, बेलारूस किससे कनेक्ट हो गया, फिर रसिया से। इधर देखो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद हंगरी, हंगरी के बाद रोमानिया, रोमानिया से कौन कनेक्टेड है, यूक्रेन, यूक्रेन किससे कनेक्टेड हो जाएगा, फिर रसिया से, फिर रोमानिया के बाद देखोगे तो बुल्गारिया आ गया, फिर ग्रीस आ गया, फिर यहाँ पे टर्की आ गया, और ऊपर कौन है, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। क्या याद हो गया, पहले याद कर लो, फिर से मैं रैंडमली, पहले जब तक याद ना कराऊँ तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, है ना, तो बिना याद किए नहीं मजा आएगा। सबसे पहले पुर्तगाल, टोटल कितने हैं पहले याद रखो, शुरुआत के 3 एक साथ, पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस एक साथ हो जाएंगे, 1 2 3। अब उसके बाद देखो इधर से जर्मनी, मतलब ऊपर की साइड में जर्मनी, पोलैंड और बेलारूस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, और नीचे ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया। देखो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ऊपर ऊपर बताओ जर्मनी, पोलैंड और बेलारूस, जर्मनी, पोलैंड और बेलारूस, इधर इधर ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया, रोमानिया के नीचे बुल्गारिया, बुल्गारिया के 2 साइड में, एक तो टर्की और दूसरा ग्रीस, और रोमानिया के ऊपर यूक्रेन, यूक्रेन कनेक्टेड है रसिया से, और रसिया फिर कनेक्ट हो गया बेलारूस से, अब बेलारूस के ऊपर 3 है, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, और यूनाइटेड किंगडम तो अपना अलग है, ठीक है ना, याद हो गया। अब एक बार मैं रैंडमली इसको फिर से लिखता हूँ, एक बार देख लीजिएगा, देख लिया आप लोगों ने, चलो अब फिर से हम बनाते हैं उसी तरीके से। अब रैंडम सा नाम केवल लिखना है हमको, एक बार याद हो जाएगा तो जितनी भी कहानियां आएंगी, जब जब नाम आएंगे तो हमको तुरंत पता होगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, पुर्तगाल, पुर्तगाल से सटा हुआ कौन, स्पेन, स्पेन से कनेक्टेड कौन है, फ्रांस, फ्रांस से आपको क्या करना है, दो तरीके से आपको रास्ते डिवाइड कर देना है।
एक तो 2 और दूसरा यहाँ पे सीधा सीधा है ना। एक सीधा जाओगे तो क्या मिलेगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया मिल जाएगा। ऑस्ट्रिया से कनेक्टेड कौन है, रोमानिया है ना। अरे भाई देखो यहीं पे कंफ्यूजन आएगी ना, ऑस्ट्रिया से पहले यहाँ पे फ्रांस से क्या है, जर्मनी कनेक्टेड है। कौन कनेक्टेड है, जर्मनी। जर्मनी से पोलैंड है, अब पोलैंड से बेलारूस है, ऊपर पहुंच गए आप, बेलारूस। ऑस्ट्रिया से कौन कनेक्टेड है, ऑस्ट्रिया से कनेक्टेड है आपका, अरे क्या बोलते हैं इसको, अरे अभी क्या था भाई मेरे दिमाग से उतर गया, चलिए कोई बात नहीं। ऑस्ट्रिया से कनेक्टेड है अपना हंगरी, ऑस्ट्रिया से कनेक्टेड है हंगरी, और हंगरी से क्या कनेक्टेड है, हंगरी से कनेक्टेड है आपका रोमानिया। क्या कनेक्टेड है, रोमानिया, ठीक है ना, रोमानिया। तो ऑस्ट्रिया से हंगरी, हंगरी से रोमानिया। रोमानिया के नीचे क्या है, बुल्गारिया। क्या है, बुल्गारिया। ध्यान देना, बुल्गारिया से 2 कनेक्टेड है, एक इस साइड और एक इस साइड। इस साइड है ग्रीस और इस साइड क्या है आपका, इस साइड है आपका टर्की, ठीक है ना, टर्की। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पे एकदम नीचे क्या मिलेगा आपको, इटली, ठीक है ना। और एकदम और नीचे चले आओगे तो मोरक्को मिल जाएगा, मोरक्को, और फिर अल्जीरिया, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये रोमानिया जाके किससे कनेक्टेड हो जाएगा, यूक्रेन से। किससे, यूक्रेन से। यूक्रेन फिर किससे कनेक्टेड हो जाएगा, रसिया से, और रसिया फिर किससे कनेक्टेड है, बेलारूस। ऊपर चले जाओ, ऊपर आपको 3 मिलेंगे, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे, ठीक है ना, स्वीडन एंड नॉर्वे। ओके, और इधर देखो फ्रांस के जस्ट ऊपर क्या है, यहाँ पे अलग से अपना देश बना के यूनाइटेड किंगडम है। तो याद हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अभी जितनी कंट्रीज मैंने ली है नाम, इन सब का हमको यूज करना है और हम करेंगे। ओके, ये रहा फिनलैंड। फिनलैंड एक्चुअल में किससे कनेक्टेड है, तो इससे कहाँ गया, रसिया कहाँ गया, ये रहा रसिया, रसिया से कनेक्टेड है, सॉरी बेलारूस से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, बेलारूस से। बेलारूस से कनेक्टेड है आपका फिनलैंड, फिनलैंड से स्वीडन, स्वीडन से नॉर्वे, और उसके बाद यूके। यूके अपना अलग है, यूके अपना अलग है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो यूरोप के अंदर हमको इन कंट्रीज का यूज करना है, इन कंट्रीज का यूज करना है, इनके बारे में जानकारी लेनी है। सबसे पहले हम कल क्या पढ़ेंगे, फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस के बारे में कल स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम आप यही करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।